हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत टैक्स ऑडिट किस प्रकार करना है। taxhill.com के यूट्यूब चैनल पर मैं सी सतबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही हम कोई नया अपडेट डालें आपके पास इमीडिएटली यह अपडेट पहुँच जाए। फ्रेंड, टैक्स ऑडिट के लिए लिमिट्स क्या है और फ़ोन नंबर 3CD का क्लोज नंबर 1 से लेकर क्लोज नंबर 13 तक किस प्रकार फिलअप करने हैं, इस पर मैंने वीडियो बना दी है, जिनके लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिए गए हैं और ऊपर आई कार्ड बटन दिया गया है इस वीडियो के, वहां पर भी इनके लिंक दिए गए हैं। फ्रेंड्स, फ़ोन नंबर 3CD का क्लोज नंबर 14 ये कहता है कि क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन के लिए क्लाइंट के द्वारा कौन सा मेथड अडॉप्ट किया गया है उसके बारे में यहाँ पे रिपोर्ट करना है। क्लोजिंग स्टॉक में सभी प्रकार की इन्वेंट्रीज आएंगी, जैसे कि फिनिश गुड्स, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, मेंटेनेंस सप्लाईज, कंज्यूमेबल, लूज टूल एक्स्ट्रा। फ्रेंड्स, क्लाइंट के द्वारा क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन के लिए जो मेथड एम्प्लाई किया गया है वो आपको चेक करना है कि वो वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हो, भले ही क्लाइंट के द्वारा कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग फॉलो किया गया है। फ्रेंड्स, क्लोज नंबर 14A टैक्स ऑडिटर से नहीं पूछता है कि उसे ये बताना है कि क्या मेथड ऑफ वैल्यूएशन अप्रोप्रिएट है, लेकिन यदि मेथड ऑफ वैल्यूएशन अप्रोप्रिएट नहीं है तो उस केस में टैक्स ऑडिटर को अपनी ऑडिट रिपोर्ट को क्वालिफाई करना है। फ्रेंड्स, मेथड ऑफ वैल्यूएशन क्लोजिंग स्टॉक का क्या होगा, इसके लिए इसे ने बताया है कि इसे क्लाइंट को अपनी अकाउंटिंग पॉलिसीज़ में डिस्क्लोज़ करना है, इसलिए टैक्स ऑडिटर क्लाइंट की अकाउंटिंग पॉलिसी चेक कर सकता है और नोट्स टू अकाउंट्स में जो रेलेवेंट शेड्यूल नंबर है और नोट नंबर है उनकी रेफरेंस दे सकता है, या फिर फ़ोन नंबर 3CD में यहाँ पे टैक्स ऑडिटर वैल्यूएशन दे सकता है। फ्रेंड्स, मेथड ऑफ वैल्यूएशन के अंदर टैक्स ऑडिटर को ये चेक करना है कि क्या स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल को फॉलो किया गया है, जैसे कि लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू, और मेथड ऑफ एप्लीकेशन क्या है, यानी कि क्या FIFO मेथड अप्लाई किया गया है, वेटेड एवरेज को, डायरेक्ट कॉस्टिंग, अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एक्स्ट्रा। फ्रेंड्स, मेथड ऑफ अकाउंटिंग क्लाइंट के द्वारा कंसिस्टेंटली फॉलो किया जाना चाहिए एक साल से दूसरे साल में, और कौन सा मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉलो किया गया है क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन के लिए वो क्लियरली मेंशन किया जाना चाहिए, और जो मेथड फॉलो किया गया है उससे क्लाइंट के प्रॉफिट करेक्टली निकलने चाहिए। फ्रेंड्स, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री लोअर ऑफ एक्चुअल कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू के अकॉर्डिंग करनी है, जैसे कि इनकम कंप्यूटेशन डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड में दिया गया है। यदि गुड्स इंपोर्ट की गई हैं तो उस केस में कस्टम ड्यूटी को भी ऐड करना है, भले उसे पे नहीं किया गया है, यदि गुड्स कस्टम बॉन्डेड वेयर हाउस में रखी गई हैं। फ्रेंड्स, मेथड ऑफ वैल्यूएशन जो सेक्शन 145A में बताया गया है उसके अकॉर्डिंग टैक्स ऑडिटर को चेकिंग करनी है, तो यदि डेविएशन है तो उसे रिपोर्ट करना है। डेविएशन रिपोर्ट करनी है कि P&L पे इसका क्या इम्पैक्ट होगा, यानी कि क्या प्रॉफिट इंक्रीज़ होगा या फिर डिक्रीज़ होगा। फ्रेंड्स, टैक्स ऑडिटर को वेरीफाई करना है कि क्या सेल्स, परचेजेस और इन्वेंट्री की अकाउंटिंग जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग की गई है। यदि नहीं की गई है तो टैक्स ऑडिटर को अपनी रिपोर्ट को क्वालिफाई करना है। फ्रेंड्स, पॉइंट नंबर 15 के अकॉर्डिंग टैक्स ऑडिटर को ये रिपोर्टिंग करनी है कि क्या कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट किया गया है। यदि हाँ तो उस केस में कैपिटल एसेट की डिस्क्रिप्शन देनी है, डेट ऑफ एक्विजिशन देनी है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन देनी है, किस अमाउंट पे स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट किया गया है एसेट को, वो यहाँ पे बताना है। फ्रेंड्स, कैपिटल एसेट क्या होता है, इसे इनकम टैक्स में डिफाइन किया गया है, मींस प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय एन एसएससी वेदर और नॉट कनेक्टेड विद दिस बिजनेस और प्रोफेशन। लेकिन नीचे दिए गए आइटम कैपिटल एसेट नहीं है, यानी कि यदि स्टॉक इन ट्रेड, कंज्यूमेबल स्टोर, रॉ मटेरियल जो कि बिजनेस और प्रोफेशन के लिए हेल्ड किए जाते हैं उसे कैपिटल एसेट नहीं माना गया है। फ्रेंड्स, यदि कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट किया जाता है तो उसे इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत ट्रांसफ़र माना जाता है, और जिस साल स्टॉक इन ट्रेड सेल किया जाता है या ट्रांसफ़र किया जाता है उस साल इसकी इनकम कैपिटल गेन एक्ट के अंतर्गत टैक्सेबल होती है। फ्रेंड्स, इस केस में कैपिटल गेन निकालने के लिए जब ये कन्वर्जन हुई है, यानी कि कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट किया गया है, उस दिन फेयर मार्केट वैल्यू क्या है एसेट की, उसे ही फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माना जाता है, उसके अकॉर्डिंग कैपिटल गेन कैलकुलेट किया जाता है। फ्रेंड्स, यदि कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट किया जाता है तो कितनी टैक्सेबल कैपिटल गेन है और कितनी बिजनेस इनकम है, इसकी डिटेल यहाँ पे टैक्स ऑडिटर से नहीं पूछी गई है। फ्रेंड, टैक्स ऑडिटर को चेक करना है कि यदि शेयर एंड सिक्योरिटीज़ है तो क्या उसे स्टॉक इन ट्रेड के तौर पे हेल्ड किया गया है या फिर कैपिटल एसेट के तौर पर। CBDT के द्वारा क्लैरिफाई किया गया है कि यदि लिस्टेड शेयर्स और सिक्योरिटीज़
क्लाइंट के द्वारा स्टॉक इन ट्रेड हेल्ड की गई है तो उस केस में उनकी इनकम बिजनेस इनकम ही मानी जाएगी, भले ही पीरियड ऑफ होल्डिंग कुछ भी हो। फ्रेंड्स, टैक्स ऑडिटर को डेट ऑफ एक्विजिशन यहाँ पे मेंशन करनी है। इसके लिए उसे फाइनेंशियल रिकॉर्ड चेक करने हैं और बुक्स ऑफ अकाउंट में जो करेक्ट डेट ऑफ एक्विजिशन है उसको असरटेन करना है और यहाँ पे रिपोर्ट करना है। फ्रेंड्स, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की रिपोर्टिंग भी यहाँ पे टैक्स ऑडिटर को करनी है। फ्रेंड्स, यदि कैपिटल एसेट 1 अप्रैल 2001 से पहले एक्वायर किया गया है तो उस केस में एसएससी के पास ऑप्शन होती है कि वो फेयर मार्केट वैल्यू ले सकता है एज ऑन 1 अप्रैल 2001, लेकिन इस केस में टैक्स ऑडिटर को ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ही यहाँ पे रिपोर्ट करनी है। फ्रेंड्स, यदि डेप्रिशिएबल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट किया गया है तो उस केस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालना टैक्स ऑडिटर के लिए मुश्किल हो सकता है, क्योंकि जैसे ही एसेट को ब्लॉक ऑफ एसेट में शामिल किया जाता है तो अपनी आइडेंटिटी को लूज़ कर देता है। इस केस में टैक्स ऑडिटर को बुक्स ऑफ अकाउंट के अकॉर्डिंग कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मेंशन करनी है। फ्रेंड्स, यदि कैपिटल एसेट परचेज किया गया है एसएससी के द्वारा तो उस केस में टैक्स ऑडिटर को परचेज इनवॉइस सप्लायर की वेरीफाई करनी है और जो पेमेंट बैंक स्टेटमेंट से की गई है उसे भी चेक करना है। फ्रेंड्स, यदि कैपिटल एसेट को सेल्फ कंस्ट्रक्ट किया गया है क्लाइंट के द्वारा तो उस केस में कॉस्ट निकालनी है टैक्स ऑडिटर को कि कितनी कॉस्ट डायरेक्टली उस कैपिटल एसेट को एक्वायर करने के लिए लगी है और कितनी कॉस्ट कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है या स्पेसिफिक एसेट से रिलेटेड एलोकेट की गई है। इस केस में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड एसेट यह कहता है कि इस केस में फिक्स्ड एसेट की परचेज को प्राइस को तो ऐड करना ही है, इसके अलावा उस एसेट को वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए जो डायरेक्टली कॉस्ट इनकर की गई है उसे भी ऐड करना है। फ्रेंड्स, यदि कैपिटल एसेट को दूसरे एसेट के बदले में एक्सचेंज किया गया है तो उस केस में कॉस्ट ऑफ द एसेट एक्वायर्ड ली जाती है जो फेयर मार्केट वैल्यू होती है या फिर नेट बुक वैल्यू ऑफ द एसेट गिवन अप विच एवर इज मोर क्लियरली एविडेंट। फ्रेंड्स, कैपिटल एसेट को यदि नेट बुक वैल्यू पे रिकॉर्ड किया गया है तो उस केस में टैक्स ऑडिटर को फिक्स्ड एसेट रजिस्टर को चेक करना है। फ्रेंड्स, यदि कैपिटल एसेट को फेयर मार्केट वैल्यू पर रिकॉर्ड किया गया है तो उस केस में टैक्स ऑडिटर को फेयर मार्केट वैल्यू का बेसिस चेक करना है। इस केस में वैल्यूअर की रिपोर्ट चेक कर सकता है या मार्केट कोड्स इन केस ऑफ लिस्टेड सिक्योरिटीज़। यदि कैपिटल एसेट को इनहेरिटेंस के द्वारा एक्वायर किया गया है तो ऑडिटर के लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को चेक करना मुश्किल हो सकता है। इस केस में यदि कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है तो टैक्स ऑडिटर को एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट पर रिलाई करना है, जैसे कि वैल्यूएशन रिपोर्ट। फ्रेंड्स, टैक्स ऑडिटर को गाइडेंस नोट को भी रेफ़र करना है जो कि आईसीए के द्वारा इशू किया गया है ऑन ऑडिट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स है। फिर यहाँ पे टैक्स ऑडिटर को ये भी मेंशन करना है कि किस अमाउंट पर एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में लिया गया है। यदि अमाउंट जो रिकॉर्ड किया गया है वो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री के अकॉर्डिंग नहीं है तो उस केस में टैक्स ऑडिटर को अपनी रिपोर्ट को क्वालिफाई करना है। फ्रेंड्स, कंपनीज के केस में टैक्स ऑडिटर को बोर्ड मीटिंग की मिनट बुक को चेक करना है कि क्या कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करने की परमिशन दी गई है। फ्रेंड्स, यदि अमाउंट डिटर्मिनेबल नहीं है टैक्स ऑडिटर के द्वारा तो उस केस में टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फॉर्म नंबर 3 CB में क्वालिफाई की जाएगी। फ्रेंड्स, क्लॉज नंबर 16 के अंतर्गत रिपोर्ट ही करनी है टैक्स ऑडिटर को यदि अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट नहीं किया गया है, यानी कि जो सेक्शन 28 में मेंशन की गई है आइटम्स उनसे रिलेटेड अमाउंट है P&L अकाउंट में क्रेडिट नहीं किया गया है। इस प्रकार फ्रेंड्स, मान लीजिए कोई टैक्स या GST कलेक्ट किया गया है सेल्स पर, लेकिन जब टैक्स ऑडिट रिपोर्ट को साइन किया जा रहा है उस दिन तक भी वह अमाउंट गवर्नमेंट के पास जमा नहीं किया गया है तो उस केस में ट्रेडिंग रिसीट कही जा सकती है जो कि P&L अकाउंट में क्रेडिट नहीं की गई है। इस पर सेक्शन 145A उसकी रिपोर्टिंग यहाँ पे करनी है। फ्रेंड्स, यहाँ पे टैक्स ऑडिटर को ध्यान रखना है कि यहाँ पे उसका कोई रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशन नहीं है यदि उन ट्रांजैक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया गया है और नॉर्मल ऑडिट प्रोसीजर से वो पता नहीं कर पा रहा है। फ्रेंड्स, इस प्रकार यहाँ पे वो सभी आइटम आएंगी जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट होनी चाहिए थी लेकिन क्रेडिट नहीं की गई हैं, जैसे कि अमाउंट डायरेक्टली कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया गया है प्रोप्राइटरी के और पार्टनर के, या फिर एक्सपेंसेस हेड से डायरेक्टली नेट ऑफ कर दिया गया है जबकि P&L अकाउंट में क्रेडिट किया जाना चाहिए था, या रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया गया है डायरेक्टली कैपिटल अकाउंट में या फिर रेवेन्यू अकाउंट में, या फिर एसेट अकाउंट में क्रेडिट कर दिया गया है यानी कि कॉस्ट ऑफ द एसेट में से रिड्यूस कर दिया गया है, या फिर डायरेक्टली लायबिलिटी अकाउंट में क्रेडिट कर दिया गया है। फ्रेंड्स, यदि एसएससी के द्वारा अमाउंट रिसीव किया गया है पार्टनरशिप फर्म से या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म से एज इंटरेस्ट सैलरी, तो उसे अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट करना है, इसे टैक्स ऑडिटर को चेक करना है।
फ्रेंड्स कई बार ऐसा होता है कि कंपनी फ़ौरन टूर ऑर्गेनाइज करती है डीलर के लिए क्योंकि उसने स्पेसिफिक सेल टारगेट मीट किए हैं। इस प्रकार यहाँ पे डीलर के द्वारा बेनिफिट रिसीव किया गया है जो कि वह अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करता है, जबकि ये बिजनेस एक्ट के अंतर्गत टैक्सेबल है। सेक्शन 28 सब सेक्शन 4 के अंतर्गत टैक्स ऑडिटर को इसके लिए स्पेसिफिक इंक्वायरीज करनी है और रिपोर्ट करना है। फ्रेंड्स इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 28 में बहुत सी आइटम कवर की गई हैं जो कि बिजनेस एक्ट के अंदर टैक्सेबल हैं। यदि अमाउंट क्रेडिट नहीं किया गया P&L अकाउंट में तो टैक्स ऑडिटर को रिपोर्ट करना है, जैसे कि कंपनसेशन रिसीव की जाती है और टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी, तो वो आइटम भी P&L अकाउंट में क्रेडिट होनी चाहिए। इस प्रकार फ्रेंड टैक्स ऑडिटर को ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, प्रोडक्शन, क्लोजिंग स्टॉक की क्वांटिटी को रिकंसाइल करना है और देखना है कि क्या प्रोडक्ट वाइज सेल सही से अकाउंट फॉर की गई है। बैंक स्टेटमेंट और बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को चेक करना है। इसके अलावा उसे सीनियर ऑफिशियल और डिपार्टमेंट मैनेजर से सर्टिफिकेट लेना है कि जो भी एसेट्स स्क्रैप हुए हैं, डिस्ट्रॉय किए गए हैं या फिर सेल किए गए हैं वो प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर लिए गए हैं। फ्रेंड्स यदि कोई अमाउंट नेट ऑफ किया गया है एक्सपेंडिचर के साथ, यानी कि P&L अकाउंट में क्रेडिट करने के बजाय नेट ऑफ कर दिया गया है, तो उसे भी क्लियरली मेंशन करना है पॉइंट नंबर बी के अंतर्गत। यहाँ पे टैक्स ऑडिटर को रिपोर्टिंग करनी है प्रोफोमा क्रेडिट, ड्रॉबैक, रिफंड ऑफ ड्यूटी ऑफ कस्टम, एक्साइज, सर्विस टैक्स, रिफंड ऑफ सेल टैक्स और वैल्यू एडेड टैक्स। Where such credit, drawback और refund are admitted as due by the authority concerned। फ्रेंड्स यदि ड्यू एडमिट कर लिए गए हैं अथॉरिटीज़ के द्वारा तो ही यहाँ पे रिपोर्टिंग करनी है। यदि क्लेम अभी फाइल किया गया है लेकिन ड्यू अभी नहीं हुए हैं, अथॉरिटी के द्वारा एडमिट नहीं किए गए हैं, तो यहाँ पे रिपोर्टिंग अभी नहीं आएगी। फ्रेंड्स यदि टैक्स पेयर के द्वारा एस्केलेशन क्लेम रेज किए गए हैं और एक्सेप्ट कर लिए गए हैं कॉन्ट्रैक्टी के द्वारा, तो उस केस में रिपोर्टिंग यहाँ पे करनी है क्योंकि व्यक्ति मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करता है और ये अमाउंट यदि P&L अकाउंट में क्रेडिट नहीं किया गया है तो रिपोर्टिंग यहाँ पे होगी। इसके अलावा फ्रेंड्स एनी अदर आइटम ऑफ इनकम की भी रिपोर्टिंग करनी है जो P&L अकाउंट में क्रेडिट नहीं की गई है, जैसे कि एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन टू PF। ज़्यादातर केस में देखा गया कि अमाउंट लाइबिलिटी अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है, जैसे कि ESI पेबल, PF पेबल। इस केस में टैक्स ऑडिटर को वेरीफाई करना है कि सभी लाइबिलिटी अकाउंट में जो अमाउंट है वो डिपॉजिट कर दिया गया है कंसर्न्ड अथॉरिटी के पास और नॉट बिफोर द स्पेसिफाइड डेट। इसके अलावा फ्रेंड्स क्लॉज 16 सब क्लॉज ई के अंतर्गत कैपिटल रिसीट जो कि क्रेडिट नहीं की गई है P&L अकाउंट में, उनकी रिपोर्टिंग करनी है। सेक्शन 28 के अंतर्गत बहुत सी कैपिटल रिसीट हैं जो कि टैक्सेबल होती हैं बिजनेस एंड प्रोफेशन के अंतर्गत, जैसे कि कंपनसेशन रिसीव्ड ऑन टर्मिनेशन ऑफ द एजेंसी, प्रॉफिट ऑन ट्रांसफर, ड्यूटी इंटाइटलमेंट, पासबुक स्कीम, amount receivable in cash or kind under an agreement for not carrying on activity in relation to business, यानी कि नॉन कम्पीट फीस है। फ्रेंड्स टैक्स ऑडिटर को यदि लगता है कि टैक्स ऑडिट करते हुए कुछ इनकम जो कि सेक्शन 41 सब सेक्शन 1 में दी गई है वो P&L अकाउंट में क्रेडिट नहीं की गई है, तो उसकी रिपोर्टिंग यहाँ पे टैक्स ऑडिटर को करनी है। फ्रेंड्स कोई रिसीट कैपिटल नेचर की होगी, रेवेन्यू नेचर की, इसके लिए टैक्स ऑडिटर को अपनी एक्सपर्टीज और प्रोफेशनल जजमेंट को एक्सरसाइज करना है, उसके बाद ये डिसाइड करना है। फ्रेंड्स इससे आगे की टैक्स ऑडिट की प्रोविज़न हम पार्ट 5 में डिस्कस करेंगे। यदि आप टैक्स के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट को रेफर कर सकते हैं। यहाँ पे टॉपिक वाइज वीडियो दिए गए हैं जिन्हें कि आप रेफर कर सकते हैं। फ्रेंड्स आपके यदि कोई क्वेरी है तो आप हम ईमेल कर सकते हैं taxil@gmail.com पर। आपके न्यूज़ कैसी लगी कृपया लाइक कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए। अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए। अब आप मेरे चैनल CS सतबीर सिंह की मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि जो एक्सक्लूसिव वीडियोस हैं सिर्फ मेंबर्स के लिए, इनकम टैक्स, GST, फाइनेंस, एक्स्ट्रा पर उन्हें रेफ़र कर सकते हैं। फ्रेंड जिन लोगों ने CS सतबीर सिंह चैनल की मेंबरशिप ली है उनके लिए मेंबर्स ओनली वीडियो का लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और सेपरेट से प्लेलिस्ट भी दी गई है, आप वहां जाके ये वीडियो देख सकते हैं।